नमस्कार, न्यूज अहेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे संसद में बिड़ला की गूंज। जी हां, एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़ला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें कुर्सी तक छोड़ने आए। बिड़ला के स्पीकर बनने पर विपक्ष ने उन्हें बधाई तो दी, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने निशाना भी साधा। जहां नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी ने बधाई देते हुए कहा कि सवाल ये नहीं है कि सदन कितनी कुशलता से चलता है, सवाल तो ये है कि इस सदन में हम लोगों की कितनी आवाज सुनी जा रही है। ये विचार कि आप विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को कुशलता पूर्वक चला सकते हैं, ये गैर लोकतांत्रिक है। तो वहीं राहुल गांधी के सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी स्पीकर को संक्षिप्त संदेश दे दिया कि इस चुनाव ने दिखा दिया है कि भारत के लोग विपक्ष से संविधान की रक्षा की उम्मीद करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों के सामूहिक निलंबन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को उम्मीद है कि किसी भी सांसद की आवाज नहीं दबाई जाएगी। बिड़ला भले ही आसानी से दूसरी बार अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अगले 5 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने की उनकी राह आसान नहीं होगी। इस बार दमदार विपक्ष कदम कदम पर सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी करता नजर आएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि बिड़ला निष्पक्ष तरीके से सदन कैसे चला पाएंगे। तो इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं खास रिपोर्ट। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. सत्रहवीं लोकसभा में स्पीकर का पद संभाल चुके ओम बिरला बीजेपी के सीनियर नेता हैं। उस समय वह निर्विरोध चुने गए थे। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार सांसद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीतकर इतिहास बना चुके हैं, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा है। लेकिन ओम बिरला का नाम एनडीए ने फिर से आगे किया है। हालांकि लोकसभा की संख्या बल के हिसाब से उनकी जीत लगभग तय मानी जाती रही थी। लोकसभा चुनाव में आरएसएस का गढ़ माने जाने वाले कोटा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भरोसा जताया, जो उन्होंने टूटने नहीं दिया। वह कोटा के इतिहास में वैद दाऊ दयाल जोशी के बाद लगातार 3 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार, आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना, हम सबका विश्वास है कि आप अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ओम बिरला साल 2003 में अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे। साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 2008 में कोटा दक्षिण सीट के कांग्रेसी नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी। वहीं साल 2013 में तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता। हालांकि 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। तब से लेकर अब तक 2019 से 2024 उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा। साल 2019 में बीजेपी ने जब उनको स्पीकर बनाया तो हर कोई हैरान रह गया। लंबा संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने जिस तरह से सदन को चलाया वह तारीफ के काबिल है। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. तो
18वीं लोकसभा की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर स्पीकर पद के चुनाव को लेकर लगातार एक गहमा गहमी का माहौल भी रहा, लेकिन अब चुन लिए गए हैं ओम बिरला स्पीकर। एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, लेकिन कितनी आसान होगी इस बार उनकी राह, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम समझ लेते हैं आखिर किस प्रकार से आज का दिन गुजरा और आगामी सत्र में किस तरीके से विपक्ष एक रार करता हुआ नजर आएगा या फिर सकुशल तरीके से वो अपने इस सदन को चलाते नजर आएंगे। तो आसान नहीं होगी ओम बिरला की राह। 5 दशकों में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। बिरला के स्पीकर बनने पर विपक्ष ने उन्हें दी बधाई, लेकिन इशारों ही इशारों में विपक्ष ने साधा निशाना। राहुल अखिलेश का कुछ ऐसा था संदेश, दोबारा नहीं होगी सांसदों के निष्कासन जैसी कार्रवाई। पिछले 10 साल की तरह इस बार सरकार की राह नहीं होने वाली आसान। 5 साल निलंबन के बारे में ना सोचें, यह कहा सुप्रिया सुले ने। आयरिश गेम की तरह अपने सारे पत्ते इस्तेमाल करेगा विपक्ष। इस्तेमाल भी करेंगे और अब दोबारा सांसदों की निष्कासन ना हो, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है और ये ओम बिरला के ही शासन में देखा गया जब वो स्पीकर के पद पर रहे। 17वीं लोकसभा की हम बात करें, जहां पर शीतकालीन सत्र में सांसदों का एक साथ निष्कासन हुआ, उसको लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर जब चुने गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी भी उठकर आए और उन्हें संसद की आसंदी तक उनको पहुंचाया, बधाई दी। लेकिन इशारों ही इशारों में सभी सांसद अपने अपने पक्ष को रखते नजर आए। तो दोबारा नहीं होगी सांसदों के निष्कासन जैसी कार्रवाई। विपक्ष ने यह साफ कर दिया है, पिछले 10 साल की तरह इस बार सरकार की राह क्या आसान होगी, ये बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर बात करें राहुल गांधी की, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, पहली बार संवैधानिक पद संभालते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। लेकिन लगातार अगर चुनावी माहौल में देखें तो राहुल गांधी अपनी बात बड़े पुरजोर तरीके से उठाते नजर आए हैं। अब सामने वो नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और साथ रहेंगे उनके साथी अखिलेश यादव, जो कि इस बार जब वो बधाई दे रहे थे तब उन्होंने साफ कहा कि जैसा पहले सांसदों का एक साथ निलंबन किया गया, क्या विपक्ष को एक बार फिर वैसा ही दर्द ना झेलना पड़े, इसके लिए भी उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश जरूर दिया। दमदार, क्या कदम कदम पर होगा रार, ये एक बड़ा सवाल है। और इस चर्चा पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी, साथ ही जुड़ेंगे बीजेपी नेता विमल सिंह और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल के सीओओ प्रशांत श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी प्रशांत जी आपका, जिस तरीके से संसद की हमने कार्रवाई देखी पहले ही दिन आपातकाल को लेकर, हालांकि ओम बिरला को सभी ने अपने अपने ढंग से बधाई दी, बधाई संदेश तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के संदेश में एक छिपा हुआ एजेंडा जरूर नजर आया, क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल सुनीता, इसमें जो एक हमको जानने वाली बात है कि जिस तरह से पिछला कार्यकाल जो इनका निकला है काफ़ी विवादों में भी रहा और बड़े बखूबी से इनने सदन भी चलाया। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से इस बार रणनीति है, चूँकि इस बार विपक्ष जो है काफ़ी मजबूती से आगे आया है और इनको इस बार सरकार चलाना काफ़ी मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार जो विपक्ष था वो बहुत कमज़ोर था, इस बार बहुत सशक्त रूप से आया है और इस बार उनको सदन चलाना और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम देखने को भी मिलेंगे आगे कि इस सदन को चलाने में उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। सब लोगों को, पक्ष को विपक्ष को, दोनों पक्षों को उनको साथ के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा। चलिए हम सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुकृति जैन जी जुड़ चुके हैं। सुकृति जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड में आपका। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल। पहले बधाई, क्योंकि स्पीकर पद पर जो है ओम बिरला जी अब आ चुके हैं, संसद की आसंदी पर वो नजर आए, सभी ने उनको बधाई दी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें संख्या बल के लिहाज से विपक्ष जो है एक बड़ा दमखम के साथ नजर आ रहा है। संदेश के पीछे कई संदेश छुपे हुए नजर आए। क्या लगता है, क्या कहेंगे इन संदेशों के लिए कि क्योंकि क्या सत्ता चलाना और सदन चलाना कितना आपके लिए कठिन हो सकता है? मैडम, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जी जिस ढंग से एक आपको जानकारी दे दूं कि मैं भी राजनीतिक व्यक्ति होने के पहले पत्रकारिता से ही जुड़ा रहा हूं, जी इसलिए मेरा सोच भी अभिमत भी बड़ा निष्पक्ष रहता है। जिस ढंग से विगत संसदीय कार्यकाल के दौरान ओम बिरला जी ने संसद चलाई है, उसका ही परिणाम हुआ है कि विपक्ष ने इन बीजेपी से आमना सामना करने की अपनी ताकत को बढ़ाया। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि ये जो 140 सांसदों का जो निलंबन हुआ था, ये मैं बीजेपी का हूं, लेकिन जहां तक न्यायप्रियता की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों के तहत जो है विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। जैसे कि एक बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सदन में ये कहा गया था कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि मैं जवाहरलाल जी नेहरू जी की इस मानसिकता को खत्म कर दूंगा कि वो विपक्ष को खत्म करेंगे। जी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और यही ताकत बनी थी पूरी भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए ये कभी कल्पना नहीं होना चाहिए कि संख्या बल, शक्ति बल के आधार पर किसी दूसरे को हम यदि समझते हैं तो ये हमारी भूल है। इसलिए इस बार का जो बधाई देने में, शुभकामनाएं देने में विपक्ष ने ये संदेश भी दिया है कि न्यायप्रियता से रहेगा तो सदन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और यदि मान लीजिए 140 सांसदों का निलंबन होता है तो वैसी स्थिति में विपक्ष को जो जनता की सहानुभूति मिली थी, जी वो सहानुभूति आज उसके संख्या बल के रूप में दिख गई है। तो निश्चित रूप से ओम बिरला जी पर बड़ा दायित्व है कि वो सत्ता पक्ष की जायज चीजों को निश्चित रूप से सामने आना चाहिए और विपक्ष के द्वारा किसी भी तरह की शरारत न करते होने देना चाहिए, लेकिन जायज बात को सुनने देना चाहिए। ये एक स्वस्थ संसदीय परंपरा है। बिल्कुल, जिस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए परंपरा बेहद में जरूरी है। जी बहुत जरूरी है ये। और ओम बिरला जी अपने व्यक्ति के हिसाब से इसमें सक्षम है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। ये बात अलग है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद किसी दल के नहीं होते हैं ये, लेकिन जहां मूल है वहां तो व्यक्ति का सद्भाव तो होता है। लेकिन जब न्याय की आसंदी पे बैठते हैं तो उस समय केवल पंच परमेश्वर और ईश्वर ध्यान में रहना चाहिए। तो कभी भी उस पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कभी गलती नहीं होगी और जो कुछ होगा, चाहे किसी के पक्ष में हो विपक्ष में हो, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा और उनका वोट बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल, सुकृति जी कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, स्पीकर की बात सुननी चाहिए। लेकिन हम चाहे 17वीं लोकसभा को देखें, तमाम सत्रों को देखें, कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करते नजर जरूर आया। हालांकि पहला ही दिन था और आपातकाल को लेकर काफी हंगामा भी होता नजर आया। चलिए मैं रुक कर लेती हूँ। वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी 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 वरुण जी, सुकृति जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो विपक्ष है उसने संदेश दिया और संदेश देते देते बधाई, और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि अब संख्या बल के लिहाज से विपक्ष जो है वो एक ताकतवर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप विपक्ष को दबाएंगे तो ये गैर लोकतांत्रिक होगा। राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया। तो क्या लगता है अब इस तरीके के जो मंजर लगातार मीडिया देखते आई है, आप सभी देखते आए हैं कि वॉकआउट कर दिया जाता है सदन से, जरूरी जो कार्यवाही होनी चाहिए, जनता से जुड़े जो मुद्दे होने चाहिए वो कहीं पीछे रह जाते हैं और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाता, क्या इस बार ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है जी। अगर सत्ता पक्ष अभी रिजिडिटी रखेगा, जैसे पिछले सत्र में, पिछले जो लोकसभा का सत्र रहा है, सेशन उसमें रहा 17वीं लोकसभा के दौरान जी, अगर ऐसा रखेंगे तो डेफिनेटली विपक्ष कुछ ना कुछ करेगा, बैठा थोड़ी रहेगा। आपने देखा होगा भी 140-150 सांसदों के निलंबन की बात चल रही है। उस निलंबन के बाद भारतीय न्याय संहिता जो क्रिमिनल लॉ है हमारे देश के, वो बिगर बहस के पारित हो गए। इतना बड़ा लॉ का पूरा एक क्रॉस सेक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरा एक सेक्शन है क्रिमिनल लॉज का, वही पास कर दिया, एविडेंस एक्ट पास कर दिया, सब उसमें शामिल।
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। संसद में जब आप कोई बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन कानून में या किसी चीज में कर रहे हो, कोई पॉलिसी में कर रहे हो, तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल जी ने आज बहुत सुंदर चित्र देखने को मिला। मोदी जी और राहुल जी स्पीकर को बधाई देने गए और वो चित्र पूरी दुनिया ने देखा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें विपक्ष के नेता राहुल जी, पक्ष सदन के नेता मोदी जी जब ऐसा शो देखेंगे लोग, तो भारत के अंदर लोगों की जो है एक विश्वसनीयता कायम होगी। बिल्कुल वरुण जी, लेकिन पहले ही दिन देखा गया आपातकाल को लेकर, जब स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। पहला दिन ही सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आगामी जो सत्र रहेगा वो सत्ता पक्ष को संभालने के लिए, और खासकर जो जिम्मेदारी दी गई है स्पीकर पद की, जो आसंदी पर बैठे ओम बिरला जी को, तो कहीं ना कहीं चुनौती भरा तो हो सकता है। देखिए, स्पीकर की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उन्होंने खुद ने लगाया आज जी। इमरजेंसी जैसी चीज पर आपको आज डिस्कशन कराने की क्या जरूरत थी, बोलने की जरूरत नहीं थी। हाँ, कोई सांसद अगर इस बात को उठाता तो हम फिर भी समझ सकते हैं, भाई सांसद ने अपना विचार व्यक्त किया। एक स्पीकर होकर के आप निष्पक्षता पे खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आप कोई भी बात पर आप कैसे किसी पर उसको उठा सकते हो? आप एक सांसद नहीं हो, आप स्पीकर बन चुके। तो उस बात पे फिर हंगामा होना ही था कि वो जो जहरीली मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से देखने को मिली। अटल जी अडवाणी जी युग की बात मैं नहीं कर रहा, मोदी सेंट्रिक जो बीजेपी हो गई, पार्टी विद डिफरेंस अब नहीं रही, तो वो विपक्ष के प्रति जो अपना जहरीला भेदभाव, अपनी मानसिकता इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो अनुचित है। आप स्पीकर होकर के इमरजेंसी की बात कर रहे हो, उस पर आप 2 मिनट का मौन की बात कर रहे हो। भाई किसान शहीद हुए बॉर्डर पे, उनपे तो मौन की बात नहीं कर रहे। अभी सारी जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, कितने बच्चों ने आत्महत्या करे, उस पर नहीं कर रहे। कितने खून के आंसू बच्चे रो रहे, और इतने प्रश्न है, उस पर आप मौन धारण कर सकते थे पर नहीं कर रहे। ये जो मानसिकता है ना, मैंने कई बार कहा, ये मानसिकता, फिर दूसरी एक और मानसिकता है कि गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, वो बात अलग है। खुद कांग्रेस युक्त हो गई। सर, लेकिन इमरजेंसी को नकारा भी नहीं जा सकता। मैं आपसे आगे भी सवाल लूंगी। प्रशांत जी क्या कहेंगे इमरजेंसी को लेकर, जब पहले दिन ही सत्र में इतना हंगामा देखने को मिला? हालांकि वरुण जी कह रहे हैं कि ये जहरीली मानसिकता है कि आप पहले ही दिन इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर क्यों नहीं हमलावर होगा, क्यों नहीं आखिर वॉकआउट करेगा, क्यों नहीं सदन की जो कार्यवाही उसको चलने देगा? देखिए, ये अभी देखा जाए तो ये राय बिल्कुल उनके लिए आसान नहीं है जी, सत्ता पक्ष के लिए। और इस तरह की बातें आगे भी होती रहेंगी। जब सदन चलेगा तो चीज़ें निकलेंगी भी और बातें भी होंगी। चूँकि एक तरफा, चूँकि पहले भी ये सदन में रहे हैं और बहुमत के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने पुराना समय भी देखा, इनका सदन का कार्यकाल भी देखा, तो कई लोगों का जो निलंबन हुआ, इकट्ठा कांग्रेस सांसदों को निकाल दिया, या फिर हम राहुल गांधी का मामला लेके किस तरह से उनका निलंबन कर दिया, फिर वो कोर्ट के माध्यम से वापस आए और सदन में फिर उन्होंने अपनी बात रखी। इस बार जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूती के साथ आया है, और चीज़ें ये बिल्कुल होंगी, जनता के जो मुद्दे होंगे वो आगे रखे जाएंगे और विपक्ष उसको आगे बढ़ाएगा भी और उसकी वो लड़ाई भी लड़ेगा। तो ये पक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए अभी मुश्किलों वाला समय है। अभी ये पहला सदन है जो इन्हें अभी किया है चुनाव के बाद, तो अभी ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी उन्होंने बात कह दी कि भाई जो पहले आपातकाल लगा था, आपातकाल को लेके भी बातें हुई, तो इस तरह की बातें आती रहेंगी और चलती रहेंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो जनता के बड़े मुद्दे हैं, जिनसे चीज़ें हट रही हैं, जो जिनको लाना चाहिए, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है, वो अभी सब्जी महंगी हो गई है, तो इन मुद्दों को हमको लाना चाहिए कि जनता को हम कैसे राहत दे पाएँ। ये मुद्दे पुराने हो चुके हैं कि आपातकाल लगा दिया था, आपातकाल को बहुत समय बीत चुका है। तो मेरा ये मानना है, कहना भी है, और सदन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये जानते हैं कि हमें जनता के लिए काम करना चाहिए और जनता के जो बड़े मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, कैसे हम उनको राहत दे पाएँ, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। सुकृति जी क्या कहेंगे? इमरजेंसी को लेकर बात तो हो गई, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी, साथ ही जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन अब जो मुद्दे हैं वो अलग है। अगर आप इतिहास के ही पन्नों में उलझे रहेंगे, आप ये बात नहीं करेंगे, वरुण जी कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं, जिस तरीके से प्रशांत जी कह रहे हैं, तमाम मुद्दे जनता से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी आप देखिए कि उठाना पड़ा है। अगर इस बार के चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं अपने बहुमत के आधार पर बीजेपी नहीं आई। जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था उससे काफी दूर रह गई, और यही वजह रही कि जनता ने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इसको आगे उतारा, क्योंकि अगर जनता के मुद्दे छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आगे करना ही होगा। और यही वजह है कि आप सत्ता पक्ष में जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बल के लिहाज से आप विपक्ष भी आपके सामने खड़ा है। निश्चित रूप से मैंने जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी देखा और उसका हिस्सा भी रहा हूँ। इमरजेंसी को भी मैंने देखा है,
और इमरजेंसी के बाद की जो राजनीतिक परिस्थितियां और परिवर्तन आई, जनता पार्टी का गठन, भारतीय जनता पार्टी का गठन, ये जो सारी चीजें रही, एक बात बड़ी साफ है कि भारत देश की जनता प्रजातांत्रिक तरीके से बहुत परिपक्व है कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो उन्हीं इंदिरा गांधी जी को भारत की जनता ने नकार दिया था। सुकृति और जी आप फिर इमरजेंसी पर उलझ गए हैं। नहीं, मेरा कहने का अभिमत ये है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका परिणाम सामने आता है, वही मैं बता रहा हूँ। तो क्या वजह रही सर कि इस बार आप इतने पीछे रह गए? 400 पार का जो लगातार नारा दिया जाता रहा, अयोध्या जैसी जगह जहां पर लगातार ये बात होती रही कि वहां से तो हम जीतेंगे ही और बड़ी संख्या बल से जीतेंगे, वहां पर भी जनता ने आपको नकार दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आपको मंथन करने की आवश्यकता है और यही वजह है कि विपक्ष अब खड़ा हुआ है। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जब छद्म मुद्दों पर चलते हैं तो जनता हमारे उस चीज पर भरोसा नहीं करती। स्वीकार रहे हैं? निश्चित रूप से सत्य को जो नहीं स्वीकारेगा वो कभी सत्य तक पहुंच नहीं पाएगा। भारत देश का सत्य ये कहता है कि आपके मन में, तन में और जवान पर जनहित होना चाहिए। इंदिरा जी ने यदि इमरजेंसी लगाई, उन्हीं इंदिरा जी को सरकार ने जनता ने बाहर कर दिया और फिर वापस बैठा दिया। आप देखिए जनता की बारीक नजर जो है इतनी सक्षम है। और वही बात आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी यदि आती है कि भाई आप धर्म को आराधना के रूप में उपयोग करें, मंदिरों को आराधना के स्थान के रूप में राजनीतिक लाभ लेंगे, तो जनता ने जो है खास अयोध्या से आपको बता दिया कि नहीं, धर्म अलग, राज चलाने की नीति राजनीति, राज चलाना, जनता की गरीबी को दूर करना, रोजगार को देना, महिलाओं को सम्मान। तो मेरा कहने का आलोचना प्रत्यालोचना से दूर रहकर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत देश की जनता राजनीतिक तौर पर परिपक्व है और कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो कभी भी छद्म राजनीति के बहकावे में नहीं आती है और वो सत्य की ओर हमेशा निर्णय लेती है। तो ये जो वर्तमान समय रहा, निश्चित रूप से मैंने पिछले संवाद में कहा कि 140 सांसदों का जो निष्कासन किया जनता ने, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति दी और उसकी ताकत बढ़ाई है। निश्चित रूप से आज ओम बिरला जी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ताजपोशी तो हो गई है, लेकिन ये ताज का तो भरा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए ताजपोशी तो होना तय है। तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि यदि सत्ता पक्ष के द्वारा किसी भी चीज को गलत तरीके से उठाया जाता तो उसको रोकने की भी उनकी जिम्मेदारी है। विपक्ष के द्वारा यदि नाजायज तौर से जो है किसी चीज को उठाया जाता तो उसको रोकने की जिम्मेदारी, तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी पंच परमेश्वर की जिम्मेदारी है ओम बिरला जी की। यदि वो आपने उस दायित्व को निभाएंगे तो निश्चित रूप से भारत में संसदीय इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। सधे हुए शब्दों में आप जवाब दे रहे हैं। वरुण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हों और दोनों के मुद्दे जो हो वो होने चाहिए जनता से जुड़े हुए। और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या बल के रूप में आप नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं वो दब ना जाए, कहीं वॉकआउट करते हुए, कहीं सत्ताधारी पार्टी का सिर्फ आप विरोध करते हुए जनता के मुद्दों को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा कई बार सत्र में देखा गया है कि वॉकआउट हो जाता है और सीधे जो है वो पारित हो जाता है बिल कोई भी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। ओम बिरला जी की जिम्मेदारी तो ज्यादा है, उनकी राह तो आसान नहीं है, लेकिन आसान राह आपकी भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, विधानसभा संसद चलाना, पार्लियामेंट चलाना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर विपक्ष की कोई बात है तो आप उसको बड़ा दिल रख के सुनिए, डिस्कशन करिए। आप मुद्दे से भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? वॉकआउट जब करता है सदन विपक्ष, जब उनकी बात को सुना नहीं जाता है, अगर वो जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार अगर कोई बात करना चाहते हैं तो उनको मौका देना चाहिए, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में कायम रखनी है तो। पर आपकी मानसिकता ही अगर मैं की है, हम की है नहीं है, तो मैं से तो देश चलता नहीं है, हमसे ही देश चलेगा। और सबने देखा, अगर मैंने हमेशा कहा पिछले 4 महीने की आप डिबेट देख लो, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं और मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। अगर मोदी जी का ही ग्लैमर रहा होता तो उनकी सीटें क्यों कम होती, उनके वाराणसी में क्यों कम होते? तो विपक्ष अगर और मजबूती से लड़ता तो और ज्यादा सीटें आती। माहौल तो बड़ा खिलाफ था मोदी जी। आज भी इनकी जो मानसिकता है, इनको बदलने की आवश्यकता है। मैंने आपको बीच में अधूरी रह गई थी बात कि अगर ये बार बार ये करेंगे कि गांधी परिवार को कोसेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे, तो आप देखिएगा आने वाले 29 तक तो सरकार चलने वाली नहीं है। वैसे भी
कि उसके पहले ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लोगों में असंतोष सांसदों में भी पैदा हो जाएगा कि बार बार वही पैटर्न। ये जो गठबंधन की सरकार होती है, हम वैसे भी सरकार हमसे ही चलती है, गठबंधन की सरकार में तो और दिन बड़ा रखना पड़ता है, सबकी बातें सुननी तो पड़ती है और उस बड़े हिसाब दिल से से सबकी काम बात सुनी जाए और सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। प्रशांत जी क्या कहेंगे? संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया, जब स्पीकर पद को लेकर बात हुई तो उन्होंने विरोध किया कि हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि ये मालूम था कि संख्या बल के लिहाज से जो विपक्ष है वो काफी अभी पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपना रुतबा, अपना रौब जो है वो जरूर विपक्ष दिखाते नजर आ रहा है। तो एक चीज़ हमें जानना चाहते हैं ओम बिरला जी के बारे में कि उनका बड़ा राजनीतिक लंबा कैरियर है। 3 बार वो विधायक रहे, 2003 से उन्होंने राजनीति शुरू की, 3 बार के वो सांसद हैं और 2 बार, दूसरी बार वो अभी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर है उनका, बहुत सारी चीज़ उन्होंने देखी भी हों, समझी भी हों, समझ भी रहे हैं। आगे मुझे लगता है कि वो सदन को बड़ी ही बखूबी तरीके से वो संचालन करेंगे और चलाएंगे, सत्ता पक्ष को विपक्ष को दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी शायद वो अमल करेंगे। इस बीच में हम कांग्रेस का जो पक्ष देखते हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसका पक्ष देखते हैं, तो बड़ी मजबूती के साथ आया है और वो भी इस बार तय कर चुका है कि हमको जनता के मुद्दे उठाने हैं। इस बार हम बड़ी ही संख्या बल के रूप में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम जनता के साथ जाएंगे और उनके जो मांगे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, हम कैंपेनिंग की भी बात कर सकते हैं कि 2014 में जब बीजेपी आई तो उनका कैंपेनिंग क्या था। तो अब का जो कैंपेनिंग, उस वक्त कांग्रेस बहुत कमजोर थी, फिर इसके बाद इस बार जो कैंपेनिंग हुई तो इसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा मजबूती के साथ लड़ा। इस बार बीजेपी ने जो की वो गारंटी की बात की है, तो कई जगह की गारंटियां हैं, महिलाओं को गारंटियां दी हैं, युवाओं को गारंटी दी हैं। तो इस बार ये देखते हैं कि ये जो गारंटियां हैं वो कितनी बखूबी रूप से अमल कर पाते हैं और लेके जा पाते हैं, कि कितनी देश को आगे बढ़ा पाते हैं। 5 ट्रिलियन की बात की है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने की बातें हैं। तो ये सारी जो मुद्दे हैं पक्ष के, जो सत्ताधारी पक्ष है, तो ये कहाँ तक लेके जाता है और विपक्ष जो है वो कैसे इनको आगे अपने काम में आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आगे वाले समय में देखेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरह से रूप में काम करते हैं और दोनों जो सदन है बखूबी रूप से चला पाते हैं और जनता के जो मुद्दे हों उन पर कैसे अमल हो पाता है। बिल्कुल, तो जनता विश्वास जताते हुए सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ओम बिरला जो कि चुने गए हैं स्पीकर पद के तौर पर, अब संसद में जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है उस आसंदी पर वो नजर आएंगे और वो बहुत एक महती जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आपको पक्ष और विपक्ष को लेकर साथ चलना होता है। और पहले भी कहीं ना कहीं बार बार इस बात को उखाड़ा जा चुका है कि शीतकालीन सत्र में जो देखने को मिला, एक साथ सांसदों की जो सांसद थे 140 के ऊपर सांसदों को एक साथ निकाल दिया गया और इसके बाद सिर्फ पक्ष जो द्वारा ही सारे मुद्दों पर कार्यशैली अपनाई गई, जो कार्यक्रम हुआ वो एक बहुत बड़ा ही निंदनीय रहा। तो कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति ना बने, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब ओम बिरला की गूंज नजर आ रही है, लेकिन कितना सफर आसान होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़े सुकृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सियासत में हमेशा आपका सिक्का ना सिर्फ चलता रहे बल्कि आपका सितारा चमकता भी रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चले, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है और इस संसद के सत्र में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, उसको किस तरीके से निभाया जाता है, उठाया जाता है और विपक्ष और पक्ष दोनों किस तरीके से इन मुद्दों को उठाकर आगे एक अच्छी सरकार के तौर पर, एक अच्छे विपक्ष के तौर पर कार्य करता है। तो इंडिया हेट के इस खास मुद्दे पर आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए देश की बड़ी और जरूरी खबरों के लिए इंडिया हेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।